नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं बिहार की राजनीति की। नीतीश कुमार ने अपना नाता तोड़ लिया है एनडीए से। कल उसका ऐलान किया, राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा दे दिया, साथ ही अपनी सरकार, नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है 7 दलों के साथ और एक निर्दलीय जो है के साथ समर्थन की उन्होंने बात की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने को बिहार की जनता के साथ विश्वासघात बीजेपी ने करार दिया है और इसके खिलाफ आज बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर महाधरना का आयोजन किया गया है। आप यहां पर इस धरने में देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उन्होंने कई आरोप भी नीतीश कुमार पर लगाए थे और उन्होंने कहा था कि वो किस तरह से बदलते रहे हैं और एक तरीके से बीजेपी जो है पलटू राम करार दे रही है नीतीश कुमार को। तो महाधरने में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता आज बीजेपी के मौजूद हैं। इसके अलावा 12 अगस्त को भी एक योजना तैयार की गई है जिलों में और साथ ही 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता महाधरना देंगे। तो एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन 2 सरकार बनाने का फैसला किया है। राज्यसभा सांसद जी से आग्रह करूंगा चलिए आइए। आगे बढ़ते इस वक्त अहम खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने 15 अगस्त से पहले देश को दहलाने की आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से 25 से 30 किलोग्राम आईईडी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। कश्मीर जोन के एडीजीपी विजय कुमार ने बताया है कि आज सुबह करीब 7:50 पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पुलवामा में सर्कुलर रोड पर यहां पर क्रॉसिंग के पास से 25 से 30 किलोग्राम आईईडी बरामद किया है, जिसको बाद में डिफ्यूज कर दिया गया है। तो एक बड़ी घटना घटने से पहले सुरक्षा चाक चौबंद होने के चलते इस घटना को घटने से पहले ही वक्त से रोक दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा में महिला से जिस शख्स ने बदतमीजी की थी, जो आरोपी है श्रीकांत त्यागी, आखिरकार उसको कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। श्रीकांत त्यागी ने जमानत की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत से ले जाते समय श्रीकांत त्यागी ने इस घटना पर खेद जताया और जिस महिला के साथ उसने बदतमीजी की थी उसने उसे अपनी बहन बताया है। त्यागी ने कहा कि ये घटना राजनीतिक है और उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है। हालांकि वो सब कह रहे हैं राजनीतिक रूप से जो है बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन जिस तरह से अवैध कब्जा उन्होंने फ्लैट के बाहर कर रखा था और जो 9 आपराधिक केस उन पर पहले से दर्ज थे, उस पर क्या कुछ कहेंगे वो? हाँ, खेद है बिल्कुल। मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। क्या हो गया भाई साहब? अरे बीते शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करने वाला कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार सुबह उसे मेरठ से उसके 3 साथियों राहुल, संजय और नकुल त्यागी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें लगी हुई थीं। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया।
लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में कब्जे का विवाद 3 साल पहले शुरू हुआ था। शुक्रवार को झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही आरोपी श्रीकांत की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ गया, जहां से वो फ्लाइट पकड़कर लखनऊ जाना चाहता था। वहां वो अपने राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की शरण में रहना चाहता था, लेकिन फिर उसने प्लान बदला और वहां से मेरठ गया। मेरठ के बाद वो मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा, फिर वापस मेरठ लौटा और उसके आसपास घूमता रहा। इस दौरान श्रीकांत ने 2 बार अपने मोबाइल और गाड़ियां बदली। आरोपी की 5 गाड़ियां जब्त हुई हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, 1 होंडा सिविक है। सभी गाड़ियों के नंबर VIP यानी आखिर में 001 वाले हैं। हर नंबर इसने 1,10,000 रुपए देकर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में विधानसभा और विधायक का जो स्टिकर लगा है, वो उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाया था। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने महिला के साथ गलत किया है, उस पर पछतावा है। आरोपियों की संपत्तियों की जांच जारी है। श्रीकांत त्यागी के बीजेपी के अंदर राजनीतिक रसूख को इसी से समझा जा सकता है कि गाजियाबाद प्रशासन ने उसे 1-2 नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसे 7 गनर दे रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके कहने से उसे इतनी सुरक्षा मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर 9 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज थे। श्रीकांत त्यागी से अब भले ही बीजेपी पीछा छुड़ा रही हो, लेकिन आज भी मोदी नगर के इस मकान पर श्रीकांत त्यागी के बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी नगर के इस घर का वो चुनावी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने कहा 2018 में LIU की रिपोर्ट के आधार पर श्रीकांत और उसकी पत्नी को 7 गनर दिए गए। अपनी जान को खतरा बताकर श्रीकांत ने गाजियाबाद के सिहानी गेट के पते पर ये गनर हासिल किए। 2020 में जब श्रीकांत और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ तो गनर वापस ले लिए गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस ने कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और इस मामले में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली में एक बाइक सवार की दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस को शक है कि इसका कारण चाइनीज मांझा हो सकता है, जो उसके बाइक में नीचे की तरफ उलझा हुआ था। देखते हैं रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली में बदरपुर फ्लाईओवर पर तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास यही वो जगह है जहां रविवार रात 32 साल के नरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। पिछली नौकरी चली गई थी और नई नौकरी भी आधे वेतन पर किसी तरह लगी थी। अब नरेंद्र के 6 लोगों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। जब तक मैं गया, जब तक पुलिस वाले खड़े हुए थे और भी उसके कंपनी के बंदे थे 10-12, तो मेरा भाई वहाँ पे मतलब था, डेथ हो गई थी उसकी। कैसे क्या हुआ था? अब मुझको ये नहीं पता कि कैसे हुई है। मैं गया तो मेरा भाई वहाँ पे डेथ हो गई थी। बहुत देर तक मतलब इन लोगों ने कोशिश करी, एम्बुलेंस को बुलाया, 1 घंटा हो गया, नहीं आ पाई। पुलिस को शक है कि ये दुर्घटना
चीनी मांझे की वजह से हो सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेंद्र के शरीर पर कहीं मांझा नहीं अटका था, लेकिन बाइक में नीचे की ओर मांझा उलझा हुआ था। हो सकता है कि बाइक से मांझा अटकने से संतुलन बिगड़ा हो और नरेंद्र गिर गए हों और इसी दौरान पीछे से आए किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन ये बात सही है कि चीनी मांझा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है, जिससे न केवल पक्षी बल्कि इंसान भी जान गंवा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर में पतंग और मांझा का बड़ा बाजार है। कारोबारी कहते हैं कि दिल्ली में चीनी मांझे पर प्रतिबंध है और बहुत सख्त कानून है, लेकिन संभव है कि दिल्ली से बाहर से चीनी मांझा दिल्ली में आ रहा हो। ये बिल्कुल बंद हो चुका है, बैंड हो चुका है। वो तो 4 साल से बंद है, 4-5 साल से तकरीबन। तो कहाँ मिलेगा चाइनीज मांझा? ये चाइना मांझा तो यहाँ पर यूपी में बिक रहा है, दिल्ली में तो कहीं बिक नहीं रहा। अच्छा, समझे? हाँ, वो बिल्कुल पूरे तरीके से बैंड हुआ है। चीनी मांझा दरअसल नायलॉन का ही देश में बना हुआ मांझा होता है, जिसको आम बोलचाल में प्लास्टिक का मांझा भी कहते हैं। ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए पतंगबाजी के दौरान दूसरे की पतंग काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2016 में ही एनजीटी इस पर प्रतिबंध लगाते हुए 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तय कर चुका है। लेकिन जिस तरह से चीनी मांझे से हो रही मौत के मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ है कि प्रतिबंध ठीक से लागू नहीं हो पा रहा। मांझे से होने वाली दुर्घटना के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि किसकी पतंग थी जो कटकर आई और उसकी वजह से दुर्घटना हो गई। ये मांझा कहाँ से आया जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के शिशु वार्ड के करीब यहां पर आग लग गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में फायर एनओसी और फायर सेफ्टी को लेकर बहस तेज हो गई है। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं फर्जी हैं उनको सील कराया जाए, जांच पड़ताल करके लाइसेंस रद्द करा जाए। हम लोग ये चाहते और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहते, कोई नेता ध्यान नहीं देता, ना कोई ध्यान देता। जिसके घर का गया आता वही ध्यान देता। जान बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे। चौथी बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। पिछले हफ्ते जबलपुर में एक चिंगारी से 8 घरों के चिराग बुझ गए थे। कोई सेहतमंद होने आया था, कोई उन्हें सेहतमंद कर रहा था। इस सोमवार को जबलपुर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे। जब उसके करीब शॉर्ट सर्किट हुआ, वार्ड में धुआं फैल गया और लाइट चली गई। ये सारे हादसे मध्य प्रदेश में अस्पतालों की दुर्दशा और सरकारी लापरवाही की दास्तां बता रहे हैं। पिछले 1.5 साल में राज्य के 6 अस्पतालों में आगजनी से 23 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अस्पताल खोलने या नवीनीकरण के लिए 12 दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसमें 11 तो जरूरी हैं, लेकिन फायर एनओसी नहीं। आप यकीन करेंगे कि सिर्फ फायर एनओसी के लिए आवेदन की पावती के आधार पर पिछले 2 साल में राज्य में 200 से ज्यादा नए अस्पतालों को मंजूरी दे दी गई। फायर एनओसी हमारा अगर नगर निगम देता है तो फायर एनओसी के बाद फिर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो उनको लाइसेंस देते हैं। तो फायर एनओसी की शर्तों का पालन संबंधित एजेंसी ने किया है कि नहीं किया है, ये लाइसेंस देने के पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। कई बार सिर्फ आवेदन क्या होता है उसकी पर्ची पर भी दे दे रहे हैं। तो वो दोनों तरफ से लापरवाही होती है और इसलिए इस तरह की
घटनाएं होती हैं और इसमें सरकार सख्ती से अभी भी कार्रवाई की है। सरकार के मंत्री एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच आरोप प्रत्यारोप का मैच खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। वो सरकार को भ्रष्ट बता रही है, आग से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है। हॉस्पिटलों में जो आग लग रही है उनकी फायर सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला हो, सरकार में बैठे लोग सीधी तौर पर पैसा खा रहे हैं, नौकरशाह और मंत्रियों का मिला जुला एक नेक्सस काम कर रहा है। 24 बच्चों की मौत हमीदिया में 2 साल पहले हुई थी, फायर सेफ्टी नहीं थी। सरकार ने क्या किया? हाल ही में जबलपुर में 6 से 9 मौतों की पुष्टि हुई है। ये जवाबदारी किसकी है? माननीय भूपेंद्र सिंह साहब जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिनके अधीनस्थ फायर सेफ्टी का मामला आता है, वो सिर्फ वल्लभ भवन में अपने बंगलों पर खूबसूरत जैकेट पहनकर बाइट देने के लिए नहीं है। उन्हें चाहिए कि उन नगर निगमों से पूछें कि जो एक महकमा इस फायर सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है, वो सफेद हाथी बनकर हमारे टैक्सेस का पैसा क्यों खा रहा है। तो इन मौतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार है और माननीय भूपेंद्र सिंह जी। अब राजधानी भोपाल समेत राज्य के अस्पतालों का मुआयना किया जा रहा है। अकेले जबलपुर में फायर एनओसी नहीं होने और अन्य कमियां पाए जाने पर अब तक 24 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं करेगा। बिल्डिंग बन जाने के बाद उसके निरीक्षण परीक्षण के बाद ही एनओसी मिलेगी और साथ ही सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में फायर सेफ्टी एक्ट लाने पर भी विचार कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।